लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। और इन पे आज बहुत अहम बातचीत होगी। मेरी कोशिश होगी कि आज का टेम्पो हम ज़रा फास्ट रखें। दोनों बहुत ही काबिल हमारे साथी हैं, कमेंटेटर्स हैं और अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम हैं। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में भी इन दोनों साथियों को एक साथ लाते रहें। मैं बातचीत शुरू करता हूं कामरान बुखारी साहब से, वाशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान साहब, मैंने अभी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई मौके पर कहा कि भाई पाकिस्तान में किससे बात करें, इमरान खान से करें, फौज से करें, आईएसआई से करें, और फिर गोला बारूद के माहौल में कैसे बातचीत हो सकती है। आप कैसे देखते हैं इस स्टैंड को? जी बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। और मेरे लिए जो है वो बहुत मुसर्रत और खुशी की बात है कि जो है अब मैं मेजर गौरव आर्या के साथ जो है आज इस पैनल में हूँ। आप तीनों, हम तीन जो हैं इस बड़े ही मुश्किल मौजू को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है वो इस तरह शुरू करूंगा कि देखें, आई थिंक कि पाकिस्तान के तो जो मामलात हैं वो पेचीदा हैं, वो टू से द लीस्ट। कि जैसे आपने जिक्र किया कि अगर भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बात करें तो किससे करें। एक जमाने में जनरल मुशर्रफ के साथ भी बात हुई थी, वो उस वक्त फौजी हुकूमत थी। उसके बाद जो है हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आसिफ अली जरदारी और जो है यूसुफ रजा गिलानी जो वजीर आजम थे, उनसे कुछ बातचीत शुरू की गई, कोई आमदोरफ्त हुई। उसके बाद जो है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई और फिर मियां नवाज शरीफ की तो मतलब गुज़श्ता जो हुकूमतें उनके अंदर भी बहुत अहम लेवल के ऊपर इंगेजमेंट हुई है। साबिक प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो हैं वो आए लाहौर। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और ये एक पेचीदगी है जो हम एक मोड़ पे कहीं रुके हुए हैं। पाकिस्तान और भारत एक वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में उसको कॉजालिटी लूप कहते हैं, तो उस कॉजालिटी लूप में कहीं फंसे हुए हैं। थोड़ा सा आगे जाते हैं कुछ वक्त के लिए, थोड़े से वक्त के लिए, फिर पीछे आ जाता है मामला, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई दहशतगर्दी हो जाती है या कोई कशीदगी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसके अंदर जो है जो डोमेस्टिक जो हालात हैं दोनों मुल्कों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर, लेकिन भारत के अंदर भी जो है जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, क्योंकि बिल आखिर जो है चाहे कोई भी हुकूमत आए, माजी में जो है कांग्रेस की हुकूमत थी, बीजेपी की भी हुकूमत थी और अब फिर से बीजेपी की हुकूमत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, और इसी तरीके से बहुत सारी हुकूमतें पाकिस्तान में भी आई हैं। लेकिन आई थिंक कि इशू ये है कि एक हाई लेवल पे इसको देखने की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा कि जो कशीदगी है उसका ताल्लुक एक सेल्फ परसेप्शन से भी है दोनों मुल्कों का, और एक दूसरे के बारे में क्या राय है वो क्या है। तो थ्रेट परसेप्शन आई थिंक को थोड़ा रीएडजस्ट करने की जरूरत है दोनों जानिब। भारत बड़ा मुल्क है, भारत जो है वो अब तो मतलब गुज़श्ता 20 सालों के अंदर तो बड़े पावर्स में माना जाता है। तो आई थिंक कि भारत जो है हैज नॉट कम टू टर्म्स विद इट बीइंग अ ग्रेट पावर, इन द सेंस कि वो अब उसका मुकाबला जो है, जैसे क्वाड है, क्वाड के अंदर शमूलियत है, तो ये एक लेवल बढ़ गया ना भारत का कि भाई अब वो इज एंगेज्ड विद यूएस और उसमें जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। इसी तरीके से भारत और चीन जो हैं वो आपस में तजारत भी बहुत है, लेकिन हमने पिछले साल देखा कि वो गलवान वैली में जो झड़प हुई तो उसमें भी भारत जो है वो अब चीन के साथ है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के साथ जो देरीना जो हिस्टोरिकल इख्तलाफ है, जो हिस्टोरिकल कशीदगी है, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, वो उसमें से अपने आप को आगे लेके नहीं जा पा रहा। ये हुई मेरी भारत की क्रिटिक। पाकिस्तान की क्रिटिक ये है कि पाकिस्तान जो है वो पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता है साउथ एशिया को, बर्रे सगीर को, जो सब कॉन्टिनेंट का इलाका है उसके अंदर। वो कहता है कि भाई वो तस्लीम नहीं करता कि भारत जो है वो एक बड़ी ताकत है और वो अपनी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको, जो अगर आप सिर्फ उसके अंदर जो है इसको सिक्योरिटाइज तरीके से देखें तो वो डायरेक्टेड एट भारत है, तो किसी तरीके से भारत के साथ जो है वो पलड़ा जो है वो बराबर रखा जाए, और वो हो नहीं सकता कुदरती तौर पे,
क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत छोटी है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल वजूहात की बिना पर प्रॉब्लम्स भी हैं। ये नहीं कि भारत के अंदर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ज्यादा बिलखसूस हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत जो है वो बदतदरीज गुज़श्ता कम अज कम 20 इफ नॉट 30-40 सालों में कमजोर हुई है। तो आई थिंक यहां पर हैं हम, और ये दोनों जानिब जो है, एक तो भारत को अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई वो इलाके की सिक्योरिटी में पाकिस्तान को उस तरीके से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ना देके। एंड मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी की, मैं बात कर रहा हूं आम तौर पे जनता जो है वो किस तरीके से गुफ्तगू करती है। वो एक ऑब्सेशन सा है, एक दोनों तरफ पाकिस्तान के अंदर भारत को लेके एक ऑब्सेशन है, और वो उसकी हम डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर भी जो है पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है। आई थिंक कि ये यहां से डिसएंगेजमेंट अगर हो सके तो आई थिंक दिस इज वेयर आगे का रास्ता यहां से मिलता है। तो मैं यहां रोकूंगा अपनी बात को और माइक आपको वापस दे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने बहुत सारे पहलुओं पे निगाह डाली। मेजर साहब हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हर हफ्ते उनके साथ भी हम बातचीत करते हैं। मेरे साहब, कामरान बुखारी साहब ने बहुत सारी बातें की, आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं? पहली बात तो ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कामरान साहब को मैं 40 साल बाद देख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो इंडिया वाले देख रहे हैं ये शो, वो मैं आपको बता दूं कि हम और कामरान साहब एक ही स्कूल में पढ़े। मुझे अभी भी पता लगा 5 मिनट पहले। 1 साल के लिए मैं उस स्कूल में पढ़ा था, तब मैं इनसे मिला था, और टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बसंत विहार 1 साल के लिए पढ़ा था। तो अच्छा लगा, 40 साल के बाद मिल रहे हैं। वी आर ऑल ओल्ड मैन नाउ, हम लोग बूढ़े हो चुके हैं अभी। अच्छा, मैं साहब ऐसा है कि ओवरऑल मैं मानता हूं कि कामरान साहब कुछ जो बातें कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल आई एग्री विथ व्हाट ही इज सेइंग, एंड लॉजिकल सी बात है। इसमें मैं कुछ चीज अपनी भी जोड़ना चाहूंगा। ताहिर साहब ऐसा है कि जब देखिए ये जो 2 मेजर पीस ओवरचर्स हुए थे भारत की तरफ से पाकिस्तान की ओर, वो पहले अटल जी के वक्त हुए थे और मोदी जी के वक्त हुए थे। अब बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम द आरएसएस। हमें समझना पड़ेगा कि दोनों संघ के, अटल जी अब नहीं रहे इस दुनिया में, दोनों संघ के वो थे और ये अभी भी हैं। और एक माइंडसेट है संघ का, एक सोच है संघ की, एक आइडियोलॉजिकल चीज है जो संघ जिसके साथ आइडेंटिफाई होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अटल जी का मीनार है पाकिस्तान जाना, लाल कृष्ण आडवाणी जी का पाकिस्तान जाना, मोदी जी का पाकिस्तान जाना। बिकॉज आई एम एन इंडियन, मैं जानता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। मैं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कितनी ज्यादा अपनी पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने लाइन में लगाई जब मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ साहब को बुलाना चाहता हूं, जिसको दिल्ली की लैंग्वेज में कहते हैं, उन्होंने कितने लोगों से पंगे लिए होंगे ये बोलने के बाद। यू नो द काइंड ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल दैट अटल जी मस्ट हैव पुट when he said that I will go to मीनार पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से एक शिकायत रही है कि इंडिया ने कभी हमारा एग्जिस्टेंस माना नहीं, which I think is not true because we have a high commission there and they have a high commission here, and कुछ समय पहले तक तो तिजारत भी थी, मैचेस भी खेलते थे, बॉलीवुड में भी आते जाते थे, हमारे लोग भी वहां जाते थे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक तासुर सा था, एक थॉट प्रोसेस था कि इंडिया ने शायद नहीं माना, उसी को दूर करने के लिए वो लोग गए। तो उसके बाद जब कारगिल हुआ, और इसके बाद जब उड़ी हुआ, या फिर पुलवामा, तो इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखिए कि शुरुआत में जब 2014 में मोदी जी आए थे पावर में, ही वाजंट लाइक दैट, क्योंकि आप शुरू में अगर आप एक्शंस देखेंगे, उन्होंने इनफैक्ट जब पठानकोट के एयरबेस पर अटैक हुआ था, आई एम इन्फॉर्म्ड बाय द मीडिया, मुझे नहीं पता ये बात सही है, बट मीडिया में, इंडियन मीडिया में ऐसा आया था कि आईएसआई के लोग आए थे इंडिया में, उनको इनवाइट करा गया था कि जी हम आपसे जो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से दहशतगर्द आए, आप खुद आके देख लें। और मैंने ऐसा इंडियन मीडिया में पढ़ा है, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप देख देंगे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, वो आईएसआई के थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आई डोंट नो, बट इतना कोई अपने एयरबेस में एक फॉरेन पावर जिसके साथ आप लड़ाई लड़ चुके हो उसको बुलाना, सो दे पुट, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं करी। देखिए बात ये होती है कि भारत में ऐसा अग्रेसिव स्टैंड इसलिए था क्योंकि कांग्रेस के समय एक सोच थी कि पीस एट एनी कॉस्ट, पीस एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मोदी जी की थिंकिंग ऐसी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है मोदी जी की थिंकिंग। मैं 1-2 बार उनसे मिला, वो भी दूर से मिला भी, मतलब कि
हाथ जोड़े नमस्ते करा, ऐसा नहीं कि मैंने जाके हाथ भी मिलाया उनसे, ऐसा नहीं, मैं कोई मेरी बातचीत नहीं हुई उनसे कभी, लेकिन दूर से मिला हूं और जो भी थोड़ा उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं रीड कर पाया हूं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये बात बिल्कुल सही है जो ताहिर साहब ने बोला कि इंडिया में कंफ्यूजन है कि अगर पाकिस्तान से बात करें किससे बात करें। ये झटका इंडिया को बहुत पहले लग चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा झटका कारगिल के बाद लगा, व्हेन इनिशियल पाकिस्तान मीडिया पे रिपोर्ट आई। और इंडिया में काफी हद तक कंफ्यूजन था जब कारगिल की लड़ाई हुई थी। बहुत इंडिया में कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि इंडिया क्योंकि डेमोक्रेसी है, मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट डेमोक्रेसी है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है, लाखों कमियां हैं हम लोगों में, हमारी सेक्युलरिज्म में बहुत कमियां हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी बातें लिखी हैं जो हम हर समय फॉलो नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, इंटेंट है फॉलो करने का, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और इंडियंस हैं तो 2 की जगह 3 मिस्टेक्स कर ही देते हैं हम लोग। लेकिन बात यह कि जो हमारा कंफ्यूजन था जब ये बोला कि साहब देयर वाज अ डिस्कशन इन पाकिस्तानी मीडिया जिसमें सीनियर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स ये बोल रहे थे कि हमने प्राइम मिनिस्टर को बताया, वो कह रहे हमने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया। इंडिया में इंडियंस कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस कैन हैपन, बिकॉज हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ द प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। अगर कल मोदी जी बोलना ये होगा तो वो पत्थर की लकीरें होगा। अगर उन्होंने बोल दिया साहब सूरज नहीं उतरेगा, कल तो नहीं उतरेगा, चढ़ा रहेगा ऊपर, मतलब इट इज दैट द प्राइम मिनिस्टर इज द ओवरऑल अथॉरिटी। हियर वी हैव पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स सेइंग एंड इवन मुशर्रफ साहब सेइंग ऑन रिकॉर्ड की व्हाई मोदी जी, मतलब एनी प्राइम मिनिस्टर फॉर दैट मैटर, मनमोहन सिंह जी, एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, पीपल सेइंग दैट हमें नहीं पता था। तो उन्होंने बोला यार फिर ये कंफ्यूजन बढ़ गया कि अगर पाकिस्तान में बात करें ये तो पूरी जंग हो गई, हमारे 527 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए इंडियंस, पाकिस्तानियों ने भी जान खोई, ये कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर्स almost had a full-fledged war. It was a localized conflict, but it could have blown up into a full-fledged war. And they're saying कि जी हमें पता ही नहीं था। इसीलिए यही बात है जो ताहिर साहब आप कह रहे हैं। और आखिरी चीज मैं कहता हूं ना कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हुई कि जब मैं इंडिया का बता देता हूं, फिर मैं 1 मिनट लेके पाकिस्तान का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगा। इंडिया में यह भी हुआ कि जब 370-35 से हटाया इंडिया ने, तो वो काफी टाइम से लोग कह रहे थे हटना चाहिए हटना चाहिए। तो पाकिस्तानी मीडिया में बोला कि साहब ये तो अचानक हटा दिया मोदी जी ने। अचानक नहीं हटाया, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था। वो बीजेपी वाले तो डे 1 से कह रहे हैं कि हम हटा देंगे जिस दिन हमारे पास ताकत होगी। तो 2 चीजें होती है ना फौज में, जैसे बोलते हैं यू हैव इंटेंट एंड यू हैव कैपेबिलिटी। बीजेपी के पास हर समय इंटेंट था, कैपेबिलिटी नहीं थी इन दिस थिंग ऑफ नंबर्स, यू नो कि व्हेन आई से कैपेबिलिटी आई मीन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में नंबर्स नहीं थे। जिस दिन इंटेंट और कैपेबिलिटी मिल गई उन्होंने हटा दिया। तो उन्होंने लिख के भी दिया था कि हम कर देंगे। तो काफी हल्ला हुआ। उसके बाद जो इमरान खान जी ने जो ट्वीट करे और जिस तरीके के पर्सनल अब्यूज करा, उससे क्या हुआ कि जिसको बैटन डाउन द हैचेस कहते हैं कि मतलब ठीक है, अब तो अगर ये बात है तो ठीक है, इफ दिस इज व्हाट दे वांट देन सो बी इट, राइट। इंडिया का ये मौजू था कि आर्टिकल 370 एंड 35A वर पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान का हिस्सा, वो भारत का एक मौजू था कि हम हटाएं उसको, जो भी करें हमारी मर्जी, पार्लियामेंट के थ्रू हमने हटा दिया, ठीक है। ठीक तरीके से हटाया नहीं हटाया, दैट्स अ लॉन्ग डिबेट, वो भारत में भी चल रही है। अच्छा, अब मैं आता हूं पाकिस्तान की ओर। मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो हाल ही में जो हुआ अफगानिस्तान में, देयर आर अ लॉट ऑफ सेन वॉइसेस व्हिच आई रिस्पेक्ट अ लॉट, व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान। एंड आई वाज टेलिंग अ लॉट ऑफ इंडियन कलीग्स कि इस बंदे को सुनो जो ये बोल रहा है एक्सप्रेशन ना, ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस एंड देयर आर a lot of people with a lot of depth as far as intellectual thinking is concerned, जो बिल्कुल ऐसी बातें बोलते हैं जो हम भी सोचते हैं कि यार इनको सुनेंगे ना तो कुछ सीखने को मिलेगा। It's a gain for us, not a loss. And they have started telling Imran Khan कि maybe, you see, if you advocate for the Taliban, then somehow indirectly the world bodies will hold you responsible for the behavior of the Taliban. क्योंकि साहब आप ही कह रहे थे जनाब इनको पैसा दें, आप ही कह रहे थे इनको रिकॉग्नाइज करें, अब देखिए तो गर्दनें काट रहे हैं लोगों, you know, that sort of thing. तो ये सब चल रहा है जो हमारे इमीडिएट नेबरहुड में है। बट ओवरऑल फ्रॉम इंडिया देयर इज अ ग्रेट फीलिंग आफ्टर कारगिल, स्पेशली आफ्टर कारगिल। आई एम नॉट सेइंग दैट पाकिस्तान शुड agree that this is well founded or not, whether this feeling is well founded or not, that is not my thing. I'm saying from an Indian perspective it is well founded that they think of Pakistan's Kargil misadventure as a great betrayal। कि उस वक्त हम अटल जी की स्पीच है कि मैं मियाँ साहब के साथ खाना खा रहा था और समथिंग, आई वाज हैविंग टी विथ हिम, बैठ के हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे जब ये लोग कारगिल में चढ़ रहे थे। एंड देन मुशर्रफ डिड नॉट हेल्प मैटर्स व्हेन ही corroborated the same thing in his book, you know, in the line of fire,
व्हेन ही रोट इन हिज बुक कि हाँ हम लोग गए थे और मैं खुद गया था वहां पे, आई स्पेंट अ नाइट एंड ऑल दैट, वो काफी कुछ लिखा है उन्होंने कारगिल के बारे में, एंड अदर पीपल आल्सो. सो आई थिंक वहां से थिंग्स स्टार्टेड एक्चुअली डिटोरिएटिंग अ लॉट. फिर 2003 में वो सीज फायर हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल में. सो दिस इज ताहिर साहब अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड. राइट दोनों की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें 370 और 35A की रेवोकेशन की बात हुई तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान को बहुत पहले पता था कैसा होगा और शायद अरब कंट्रीज़ ने उनको ऑलरेडी ऑन बोर्ड लिया हुआ था. कामरान साहब मुझे यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो 70-72 साल से कश्मीर के लिए उनकी एक अपनी एफर्ट्स हैं जो मुझे पर्सनली तो वो ज़ाया ही होती नज़र आती हैं, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर ज़ाया हुए उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए. एनी हाउ वो एक अहम इशू है और इसके साथ साथ बहुत अहम मेजर साहब ने नुक्ता उठाया कि जिस तरह ह्यूमिलिएटेड ट्वीट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की. मुझे एक बहुत ही घटिया उनकी ट्वीट याद है जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को छोटा शख्स करार दिया. ऐसी बातें हेड्स ऑफ द स्टेट्स के करने वाली नहीं होती हैं. ये ट्रंप अगर जिस तरह की कोई बात कर जाया करते थे लेकिन इस हद तक वो भी शायद नहीं गए. ये रेटरिक बढ़ाने के लिए, हीट बढ़ाने के लिए एक अहम है. बाकी ये जो इमरान खान का बार बार कहना कि आरएसएस हिंदुत्व जिम्मेदार है, ये हीट बढ़ाने के लिए है. आरएसएस के साथियों से मेरी भी दोस्ती है और मैं उनसे एग्री भी करता हूँ, कुछ इशू पे डिसएग्री भी कर लेता हूँ. लेकिन मेजर साहब ने जो कहा कामरान साहब वो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए, इमरान खान उसका जिक्र नहीं करते, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब नवाज शरीफ से मिलने गए वो तो गवर्नमेंटों को नहीं पता था चंद घंटों के लिए जब वो गए तो वो एक पीस का मैसेज लेके गए थे, लेकिन उससे कुछ दिन बाद ही उड़ी और फिर पठानकोट हो जाते हैं. तो ये सारे उस हीट को कम नहीं होने देते. और जो लैंग्वेज है रेटरिक की इमरान खान की और इवन उनके मिनिस्टर्स की और इवन एस्टेब्लिशमेंट की, वो बहुत ख़तरनाक है. इंडिया से मुझे ये रेटरिक बहुत ज़्यादा इस तरह का नज़र नहीं आता. आप कैसे देखते हैं सूरत को? जी देखें, आपने जो सवाल किए वो बहुत अहम है और मेजर साहब ने जो गुफ्तगू की वो जो है बहुत ही जरूरी थी कि वो कॉन्टेक्स्ट देखा जाए, क्योंकि इसको हम जो है एनालिसिस की दुनिया में एम्पैथेटिक एनालिसिस कहते हैं कि आप जो है आप एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से को देखें और उसके शूज में आके अपने आप को रखें और कहें कि अच्छा एक एक्टर जो है दूसरे एक्टर के बारे में किस तरह देख रहा है, कैसे सोच रहा है और उसकी क्या थ्रेट परसेप्शन है. तो देखें ये इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक डिसएग्रीमेंट है वो कि पाकिस्तान की रियासत कैसी होनी चाहिए. क्या वो एक सेक्युलर जमहूरी नेशनल रियासत होनी चाहिए जिसके अंदर पाकिस्तान के जो नेशनल मफादात हैं, पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं और सिक्योरिटी के, ट्रेड के या जो भी हैं उसको आगे लेके चला जाए, या पाकिस्तान जो है वो एक आइडियोलॉजिकल रियासत होगी. तो उससे तो नो डाउट मतलब कोई इस चीज से डिसएग्री नहीं कर सकता कि उसने पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप को वो आगे नहीं बढ़ने दिया. वो उसी पॉइंट पे अटका रहता है कि अच्छा पहले पीस एट ऑल कॉस्ट, जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया, कांग्रेस उसको डील कर रहा था कि अच्छा ठीक है ये एक रियलिटी है, एक आइडियोलॉजी है, एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान को एज एन आइडियोलॉजिकल रियासत तस्वर करता है और उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फिर कश्मीर को भी देखता है और भारत को भी देखता है मजमूई तौर पे. लेकिन फिर भी जो अमन है, जो ताल्लुकात की बेहतरी है वो फिर भी हो सकती है और हम लचक और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाए रखेंगे. और अब एक ऐसी हुकूमत है कि जिसकी अपनी आइडियोलॉजी है और वो आइडियोलॉजी जो है वो, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं इक्विविकेट नहीं कर रहा, मैं एज एन एनालिस्ट जो है वो उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ एज समवन के जो पाकिस्तान से ओरिजिन है, मेरे माँ बाप वहां पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था, मैंने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन जो है समवन हु नोज दैट साइड और समवन हु एक्चुअली लिव्ड इन भारत एज वेल एंड अंडरस्टैंड्स दैट. और प्रोफेशनली भी मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि भाई एनालिसिस है, उसका कोई ना मजहब होता है और ना ही उसका कोई देश होता है, अगर आपने रियली हाई क्वालिटी का एनालिसिस करना है. तो मैं उस पस मंजर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ने तो जैसे मेजर साहब ने जिक्र किया वो एक सेट ऑफ जो इवेंट्स हैं वो प्रोड्यूस किए और अब जो है
भारत की आइडियोलॉजी इस मिक्स में आ चुकी है, वो कि इट्स नॉट द सेम। वो ऑब्वियसली रेट्रिक से भी पता चलता है, जैसे आपने जिक्र किया इमरान खान साहब के रेफरेंसेस आपने दिए कि भाई वो इस किस्म की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आइडियोलॉजी का फिर भी एक है, वो उसने बेसिकली ये है कि आइडियोलॉजी इज मीटिंग आइडियोलॉजी, कि इधर से जो है इस्लामिस्ट जिहादिस्ट किस्म की जो मेंटालिटी है उसने वेल को जो है कई दिहाइयों से पॉइजन किया है। अब दूसरी जानिब से जो जाहिर है एक रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन ये है कि अच्छा ठीक है, अपना अगर आपकी आइडियोलॉजी है तो हमारी भी आइडियोलॉजी है, तो हम वो बेसिकली जो है वो फिर यही करते हैं कि हम अपने वो शार्पन द ब्लेड्स एंड नाइव्स और जो है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, वहां पे हम रुके हुए हैं। लेकिन इससे पीछे कैसे हटा जाए? इससे पीछे हटने का हमारे पास तारीख के अंदर बहुत मिसालें हैं कि देखें, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत बड़ी, इससे बड़ी आइडियोलॉजिकल जो है इख्तलाफात थे, और जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे थे। लेकिन उसके बावजूद दोनों मुल्कों ने, और कशीदगी बड़ी थी, कारगिल का मिसाल दी, मैं समझता हूँ कारगिल वॉज अ वेरी वाटरशेड मोमेंट, कि जहां से जो भी कोई अमन की जिसे कहते हैं उम्मीद थी या जो कोशिशें की जा रही थी, उसको बेसिकली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा कारगिल की वजह से। लेकिन अपना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हमने देखा 1961 के अंदर, जिसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ये नहीं पता था कि अच्छा न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी या क्या हो जाएगा, लेकिन दोनों साइड ने पुल बैक किया और बातचीत के रास्ते को अपनाया, कोई बदला नहीं। सोवियत यूनियन वहीं का वहीं रहा, और अब जो रशियन फेडरेशन है वो उस आइडियोलॉजी को तो लेके नहीं चल रहा आगे, लेकिन एज ए ग्रेट पावर, एज अ कंपेटिटर, एज एन अपोनेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, एडवर्सरी, वो एग्जिस्ट करता है। और लेकिन हालात चल रहे हैं इसी तरीके से। अमेरिका ने अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदली, और कहने का मकसद ये है कि आप अपनी आइडियोलॉजी को पे बरकरार भी रख सकते हैं, लेकिन आप माहौल को जो है मैनेज भी कर सकते हैं। और गो के सोवियत यूनियन और अमेरिका उस तरीके से पड़ोसी मुल्क नहीं है, और उनके अंदर उस तरह की जो है वो जिसे कहते हैं रॉ हॉस्टिलिटी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि जहां भारत और पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका नहीं बन सकते, मैं किसी इल्यूजन में नहीं हूं, लेकिन कम से कम एक डिसेंट जो है माहौल क्रिएट हो सकता है कि जहां आप हैं भाई ठीक है, आप वो कर रहे हैं, आप ये करेंगे। ये एग्जिस्टेंशियल जो इश्यूज हैं कि भाई अगर अमेरिका ये भारत ये करेगा तो बस पाकिस्तान के लिए तो मतलब ये मरने और जो है ना मिट जाने का मुकाम है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी आ रही है तो वो एक इंडिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो आई थिंक इससे हटा जा सकता है पीछे, इससे नीचे आया जा सकता है कि अच्छा भाई आप हैं, हम हैं, अब हम लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हम कर सकते हैं। और अक्सर और बेशतर जो है आती रहती है अपना इंडिकेशंस पाकिस्तान से भी कि भाई आप जो है हम हालात को तब्दील करना चाहते हैं। हाल ही में जो है अप्रैल में या मार्च में, आई थिंक इट वाज इन मार्च, जब आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जो हैं उन्होंने वो जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के मौके पर एक तकरीर की, जिसमें उन्होंने दो अहम बातें की। एक तो उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात की कि ये इस पैराडाइम से अब पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी उन्होंने जो अहम बात की कि वी वांट टू बेरी द पास्ट विद इंडिया। तो एक हद पे तो ये इसको हम देख सकते हैं कि अच्छा भाई ये रिटोरिकल है, ये रेट्रिक है, तो एक्चुअली क्या किया जा रहा है। लेकिन आई थिंक के व्हाट दैट टेल्स मी इज कि वो जो रैशनल पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग है, वो कहीं दबी हुई है आइडियोलॉजी के नीचे, लेकिन है, एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से जो है हमने अपना मेजर साहब ने जिक्र किया, भारत इसमें जरा ज्यादा एडवांस्ड है कि बावजूद इसके कि उनकी ओरिजिन्स आरएसएस से हैं, और बहुत ज्यादा उन्होंने जो है अपना सोशल और पॉलिटिकल कैपिटल ऑन द लाइन रख के, पहले वाजपेयी साहब ने, फिर मोदी साहब ने वो पाकिस्तान आए, नोयत मुख्तलिफ थी लेकिन ये हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज स्पेस, देयर इज रूम के दोनों साइड्स जो हैं वो एक तब्दील ना करें। कोई ये नहीं कह रहा कि वो अचानक तब्दील हो जाएंगी, हर किसी की कंपल्शंस हैं, और बड़ा जरूरी है पाकिस्तान की जानिब से कि भारत को ये मैसेज भेजा जाए कि भाई आप जो आप बात करेंगे तो आपकी बात जो है वो
वो आप सही एक्टर से बात कर रहे हैं। अगर आप वजीर आजम से बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर स्पीकिंग फॉर, ही इज स्पीकिंग फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरीके से अगर जो है पाकिस्तान की जानिब से बातचीत की जाती है तो भारत का जो मैसेज है वो ये है कि भाई देखें, हम जो है आपको वो कोई एग्जिस्टेंशियल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि आमतौर पे जो गुफ्तगू है, जो टेम्परेचर हम बड़ी देर से, बड़े सालों से ये टेम्परेचर जो है गुफ्तगू का बढ़ रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे ये सिलसिला चलता रहता है। फिर बीच में मीडिया के अपने जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंपल्शंस भी होते हैं जिस वजह से ये टेम्परेचर कम नहीं होता। आई थिंक जरूरत है और हो सकता है कि दोनों जानिब जो है अपनी अपनी कंपल्शंस को रखते हुए, ये ठीक है, एक जो है 40 साल से एक जो इस्लामाइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है उसने पाकिस्तान और इलीट और पाकिस्तान की मैसेज को एक खास तौर पे जहन साजी की है, जो बेसिकली भारत के रिलेशनशिप को फिर वो जो जहन साजी है वो भारत से जो रिलेशनशिप है उसको रिफ्रैक्ट करती है और बड़ी बुरी तरीके से करती है। लेकिन इसी तरीके से आई थिंक के भारत की जानिब से ये पाकिस्तानी जो एक्सपीरियंस है, जो पाकिस्तान का ने जो गलतियां की हैं वो भारत ना दोहराए। और मैं फिर से कहूंगा कि वो, आई डोंट थिंक भारत और पाकिस्तान आइडियोलॉजी को लेके बराबर चल रहे हैं, लेकिन जो भारत के अंदर होता है और कश्मीर के अंदर जो 370 हुआ, फिर उसको एक पॉलिटिसाइज कर दिया गया, उसकी बहुत ज्यादा उछाला भी गया, उसकी एक हकीकत भी है। जाहिर है कश्मीर के एक तबका है जो इससे नाला है। फिर ये है कि अगर जो ये राइट विंग आइडियोलॉजी जो है इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टी की है, इसने कशीदगी जो है, कम्युनल कशीदगी क्रिएट की है, फिर पाकिस्तान उसके ऊपर लैच ऑन होता है और वो पाकिस्तान की थिंकिंग को शेप करती है। आई थिंक कि देखें, ये इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, मैनेज जरूर किया जा सकता है। और मैनेज करने के लिए ब्रेवरी और करेज की जरूरत है, स्टेट्समैनशिप की जरूरत है। कि भाई आप देखें, इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो ये जो इस तरह की जो ओछी ट्वीटें हैं वो ना करें। मतलब उनको ये देखना है कि वो क्यों कर रहे हैं, ये तो पता है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट लेने हैं, उनको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, उनको जो है ये चीजें जो है इट सेल्स, दिस सेल्स पॉलिटिकली इन पाकिस्तान। तो उनको ये देखना है कि क्या उनको वो पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा अजीज है अपने लिए, या उनको जियो पॉलिटिकल कैपिटल हासिल करना है। और वो ये है कि ये दिखा के कि भाई ठीक है, मैं जो हूं मैं ये, लेकिन मैं आई कैन रीच आउट टू इंडिया, आई कैन टॉक टू इंडिया। और इसमें जो कहते रहते हैं कि सिविल और मिलिट्री जो है वो एक ही पेज में, तो आई थिंक ही नीड्स टू पुट हिज अपना इन्वेस्ट इन दैट कि ठीक, अगर आप कह रहे हैं कि सिविल और मिलिट्री एक ही पेज में, फिर दिखाइए। और भारत की जानिब से आई थिंक के बड़े होने का जो साइज में बड़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी, मोर जो है स्टेबल पॉलिटी, आई थिंक उस लेवल पे रह के तो आई थिंक भारत को आगे लेके चलना है। इस पे हम मजीद डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन बैक टू यू। जी थैंक यू, बहुत आपने अहम बातें की और बहुत सारे नए सवालात आपने उठाए जिनका जवाब तो मेजर साहब ही दे सकते हैं। मैं सिर्फ उसमें इतना ही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो रेटरिक है वो वाकई चेंज ना होने की दो वजूहात हैं। एक तो माइंडसेट है और दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, वोट लेने हैं। मैं सब आपने कामरान बुखारी जी के नए सवालात सुने, नई जो इनकी पोजीशनिंग है इन सारे इश्यूज पे देखी, आप कैसे इनको वन बाय वन एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, दो तीन चीजें हैं और मैं फिर से ये कहूंगा कि जो कामरान साहब ने बातें बोली ना, आई एग्री लार्जली विद देम। देखिए, कोई बेवकूफी होगा जो बोलेगा कि नहीं ऐसा करते हैं, जंग लड़ते हैं और एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, तो पागल ही कोई बोलेगा। एंड एटलीस्ट आई डोंट ascribe to it. Now I'll tell you what, why tempers rise. ये जो पूरी फिलॉसफी है हिंदुत्व की, पहले मैं वो समझा दूं आपको, राइट? हिंदुत्व की फिलॉसफी, एंड आई जस्ट विश, जैसे हम लोग, मुझे ऐसा लगता है, मैं तनकीद नहीं कर रहा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पर्सनली रोज पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ एवरी डे। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस हु आर वेरी कीन पाकिस्तान वॉचर्स। मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान, कुछ लोग पढ़ते हैं जरूर, ये मुझे बात, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी इंडिया की स्टडी होती है पाकिस्तान में जितनी होनी चाहिए। इतनी इंडिया के ऊपर बुक्स अवेलेबल है पाकिस्तान में जितनी हमारे यहाँ इफ यू गो टू एनी गुड बुक स्टोर एंड से पाकिस्तान के ऊपर किताबें चाहिए तो 50 आपको किताबें दिखा सकता है वो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग अबाउट पाकिस्तान दैट गोज ऑन इन इंडिया। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि ये जो जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये 1925 में बना था।
It's a right-wing organization, and it means National Volunteer Corps. अगर मैं एक बड़ा लूज हल्का फुल्का ट्रांसलेशन करूं तो नेशनल वॉलंटियर कोर इट्स अ सोशल सर्विस सॉर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल को अपने कैंप्स भी लगाते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं XYZ। तो जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं, एक साहब हैं हैदराबाद में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े मशहूर हैं सियासतदान, तो जब उनके भाई ये कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर 800 साल हुकूमत करी और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, बात है कि सब कॉन्टिनेंट पे लोगों की मेमोरीज बहुत ज्यादा लंबी हैं। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री तो नहीं करूंगा कामरान साहब से, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कि इसको ना देखिए, जो राइवलरी थी रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो जिसको हम उर्दू में कहते हैं वर्चस्व, सुज़रेनिटी, पावर, इन्फ्लुएंस, ग्लोबल रीच, आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म वगैरह वगैरह की, इन 3-4 चीजों का मिश्रण था, एक मिक्स था उसका, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर हुआ, बिकॉज एसेंशियली यू वांटेड टू इन्फ्लुएंस वन ब्लॉक एंड दे वांटेड टू इन्फ्लुएंस अदर ब्लॉक, एंड देन यू मेंशन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एटसेट्रा। यहाँ पे मेमोरीज गो बैक हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, प्रॉब्ली ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स है। तो इशू ये है कि जो लोग डिस्कस करते हैं वो फिर मोहम्मद बिन कासिम से डिस्कस करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज दैट इज यूजलेस, दैट इज पार्ट ऑफ द पास्ट, लॉन्ग गॉन, डेड एंड बेरिड। बट व्हेन यू हैव वॉइसेस फ्रॉम एजुकेटेड पीपल इन इंडिया, राइट सर, एंड इवन फ्रॉम पाकिस्तान हु से दैट हमने 800 साल हिंदुओं पर राज करा, तो देन अ टिपिकल इंडियन who has a right-wing ideology would come back and say कि ठीक है साहब, आपने राज करा, बहुत अच्छी चीज हुई, आपने हिंदुओं को अपने बूट के नीचे रखा, ये भी बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन नाउ अब बैटिंग हमारी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग सर? कहने का मतलब है कि अब मोदी जी आ गए हैं और 800 साल आपने कर लिया, अब 800 साल हम भी कर लें, हमारे तो सिर्फ 6-7 साल हुए हैं, अभी तो हमारे मतलब ना 794 years बाकी हैं। So to you see, that is the banter. Not to be taken very seriously, but so एक के बाद एक कि ठीक है साहब आपने राज करा, बट वो राज करा था, अब हमारा है। Now it is not like that. इंडिया में जो कुछ बोले, इंडिया remains constitutionally a secular country and we have our own set of problems. इसमें कोई मैं बोलूं कि नहीं साहब परफेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है, और ये जग जाहिर है कि परफेक्ट नहीं है, तो हमें अपनी 10 गलतियां हैं और ये सब हम कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वी गो रॉन्ग एंड देन वी सेट इट राइट। दूसरी चीज, जहां तक कश्मीर की बात है, जब इंडिया कहता है कि हम कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, जब पाकिस्तान कहता है कि, मैं बताता हूं और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं तनकीद नहीं कर रहा पाकिस्तान की, बट मैं एक बात समझाने के कह रहा हूं कि व्हेन पाकिस्तान सेज दैट यू नो कि कश्मीर हमारा शाहरग है, तो पाकिस्तान हैज डन एवरीथिंग दैट इट कुड टू गेट कश्मीर। मतलब 1947-48 में जो कवाली रेडर्स आए थे, और किताब भी है, एक पाकिस्तानी जनरल है अकबर खान, उनकी किताब भी है, मैं कामरान साहब को भेजूंगा अगर कहीं मुझे मिल गई, मेरे पास पड़ी थी एक कॉपी पुरानी, एंड दिस इज अ बुक रिटन एंड about the Pakistani, and so many wars have been fought, there has been terrorism in Kashmir etc, there have been diplomatic overtures by Pakistan, and every country has a right to do whatever they want to do, and Pakistani सही कर रहे गलत कर रहे, that is not for an Indian to say, that is Pakistan's internal business, but पाकिस्तान ने जो करना था कर लिया कश्मीर में। अब कश्मीर में अगर इंडिया, देखिए पाकिस्तान ने जंग लड़ी कश्मीर में, जो आपने जंग लड़ी, आपसे मेरा मुराद है पाकिस्तान से जो जंग लड़ी 1999 में या 1965 में जो अखनूर में अटैक हुआ था, या 1947-48 की हम बात कर लें, वो लड़ाई हुई थी। कश्मीर में जो तंजीमें, ये जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तो पाकिस्तान बेस्ड हैं और यूनाइटेड नेशंस एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान बेस्ड है। तो मेरा ही कहने का मतलब है कि ये स्टेप लिया, अभी तक इंडिया का इतने सालों तक पॉस्चर डिफेंसिव था सर इसमें, कि ठीक है वहां से मार पड़ रही है, एक बॉक्सर आपको मार रहा है और आप ब्लॉक कर रहे हो, वो बॉक्सर मार रहा है, आप ब्लॉक कर रहे हो, यू जस्ट ब्लॉकिंग एंड दैट बॉक्सर इज हिटिंग यू एंड यू आर ब्लॉकिंग, आप डिफेंसिव खेल रहे हैं। पहली बार सर 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने ऑफेंसिव खेला, और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हुर्रियत गायब हो गई, द हुर्रियत कॉन्फ्रेंस डिसअपीयर्ड फ्रॉम कश्मीर। आज की तारीख में कोई बात नहीं करता, एंड ऑफ स्टोरी, क्योंकि इन्होंने करना था ये। बीजेपी अगर पावर में बहुत पहले होती, अटल जी के टाइम पे अगर होती एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, ये तब दूर कर देती। इनके पास, वही मैं कह रहा हूं ना, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी, इनके पास इंटेंट डे 1 से था। जब बीजेपी के सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सर, इंडियन पार्लियामेंट सिर्फ 2 थे, ये तब भी कहते थे हम 370 हटाएंगे।
आज इनके 303 है कि आज कहते हैं हमने हटा दिया। इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, वो होना था। इंटेंट और कैपेबिलिटी जिस दिन मैच होते कर देते, इन्होंने करा, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी में है बीजेपी की हम हटाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज है 1994 के हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि दैट द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, एंड उस समय इट वाज कांग्रेस वाज इन पावर। तो हमारे यहाँ एक और चीज है कि रिएक्शंस हर एक गवर्नमेंट के अलग हैं, लेकिन ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर और इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एवरीबडी स्पीक्स द सेम लैंग्वेज रफली। किसी की थोड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है, किसी की थोड़ी सी अग्रेसिव लैंग्वेज है, लेकिन ओवरऑल जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो जनरली इंडियंस टेंड टू बी अलाइंड। हमारा एक दृष्टिकोण है, एक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा। तीसरी जो बड़ी अहम बात मैं कहना चाह रहा था कि जो कामरान साहब पीस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू डाई डाउन इज रेटोरिक। Every friction, every war has its own economy, and in every conflict certain number of people benefit. And you see, if there is no war, how will those people benefit? I'm not talking about war as in कि गोलियां चल रही हैं, मैं उसको war नहीं कह रहा, war of words को कह रहा हूं मैं। I mean war of words, शब्दों से, जो लफ्जों से जो लड़ाइयां होती हैं। अगर अमन होना है तो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग कहेंगे कि टेररिज्म खत्म कर दीजिए, आप कहेंगे साहब कश्मीर में आप नॉर्मल लाइए, तो दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आई थिंक द रेटोरिक नीड्स टू गो डाउन। रेटोरिक कम होगा तो मीडिया भी कम बोलेगा, बिकॉज मीडिया क्या करता है सर कि व्हाट मीडिया डज इज फर्स्ट इट विल रिपोर्ट सर। पहले न्यूज आती है, फिर उसके बाद व्यूज आती है सर, एंड न्यूज इज नॉट डेंजरस सर, द व्यूज आर वेरी डेंजरस जो मीडिया की तरफ से आती है। देन दे विल से कि मार दो, काट दो, वो कहेगा जी लाल किले में सब्ज परचम लहराएंगे, ये कहेगा सर हम लाहौर पे चढ़ दो। यू नो दीज थिंग्स हैपन एंड दे आर अ नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन। हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, तो हम कुछ बोलेंगे, जाहिर सी बात है। अब इसमें द थिंग टू डू एंड द थिंग टू सॉर्ट ऑफ वॉच आउट फॉर इज लोअर द रेटोरिक, नंबर 1, लोअर द टेम्परेचर्स, नंबर 2, राइट। एंड जो कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट जिनको कहते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अब ये मुझे लगता है कि यहां पे इमरान खान ने क्या गलती कर दी है, इमरान खान साहब ने, कि उन्होंने बोल दिया जब तक, अब ही हैज बॉक्स्ड हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर बिकॉज ऑफ द सेम रेटोरिक। अब पीटीआई के आपको अगर कारकुनों को खुश करना है तो आप खुश कर सकते हैं कि जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेगा, हम भारत से बात नहीं करेंगे। भारत के जो लोग हैं ओपनली कभी नहीं कहते, लेकिन आई मूव अराउंड इन सच सर्कल्स, वो कहते हैं हमने कब बोला बात करना है आपसे, आप 1000 साल तक मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कहते हैं 1000 फुट की वॉल बनाओ। ट्रंप नहीं कह रहा था मैक्सिको के बीच में वॉल बना दो, वो कह रहे हैं 1000 फुट की वॉल बना दो, हवा ना उड़े। आप ट्रेड की बात कर रहे हो तो चाहते नहीं हवा भी चले वहां से, ना यहां से वहां जाए ना, तो लोग ऐसी बातें कर देते हैं। फिर एक्सट्रीम पोजिशंस आर टेकन व्हिच आर नॉट हेल्दी फॉर पाकिस्तान और फॉर इंडिया फॉर दैट मैटर। सो ये एक्सट्रीम पोजिशन से थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि यू वेरी राइट व्हेन कामरान साहब, जब आपने ये बोला ना कि इंडिया has not got used to it being a big power. अभी it takes some time कि बात यह है कि जो इंडियन इकोनॉमी अभी एक्सपैंड कर रही है धीरे धीरे, वो कोरोना के चलते कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब दोबारा एक्सपैंड कर रही है, राइट। फॉर टू लॉन्ग वी हैव our strategic thought has been Pakistan centric, but now no longer. Whatever media you might hear in the media, but slowly and slowly if you look at our think tanks, because आप भी एक think tank आपका भी है कामरान साहब, तो मैं आपको भी बताता चलूं कि जो इंडिया के थिंक टैंक्स हैं फॉर द पास्ट 1.5 years, अगर आप उनके आर्टिकल्स देखें या वो जो पेपर्स गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, आई वुड नॉट बी रॉन्ग इफ आई सेड दैट ओनली 15 or 20% ऑफ द पेपर्स वर अबाउट पाकिस्तान। 80% ऑफ द पेपर्स आर नॉट अबाउट पाकिस्तान। 80% ऑफ द पेपर्स वुड टेंड टू बी अबाउट द इंडो पैसिफिक। ये मैं पिछले 1.5-2 साल की बात कर रहा हूँ सर। उसके पहले तो एवरीथिंग वाज 90% वाज पाकिस्तान एंड 10% वाज चाइना, बट लास्ट 2.5-3 years इंडो पैसिफिक हैज ऑक्यूपाइड अ वेरी लार्ज माइंड स्पेस इन इंडिया, चाइना फोकस्ड एंड यूजिंग ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर एज अ पॉलिसी अगेंस्ट चाइना। हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी मजबूत, वो किसी ने बोला था ना, अमेरिकन था जेम्स का, मैं नाम भूल गया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, आई थिंक इज वेरी फेमस। वो बिल क्लिंटन का एडवाइजर भी हुआ करता था, ही सेड इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, और बिल क्लिंटन ने भी काफी फिर कोट शूट करा था उसको। तो आई थिंक इट्स द सेम दिस थिंग दैट इंडिया इज सेइंग दैट the more economically strong we get, the larger manufacturing base we have, I think the more we are this thing as far as China is concerned. अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।